उसने इशारा किया गाड़ी के पीछे आने का। बालकेश्वर रोड पर एक बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के सामने उसने इशारा किया कि माल वहीं रखा गया है। तब तो वह बहुत होशियार ड्राइवर था। मालिक के साथ ज्यादा गद्दारी भी नहीं की और तुम लोगों को भी कुछ खास नहीं बताया। इतनी ऊंची बिल्डिंग, इतने तल्ले, किस तल्ले पर आसामी का रिश्तेदार रहता है या उसका कोई आदमी रहता है नहीं मालूम, उसका नाम भी नहीं मालूम। बिल्डिंग दिखाकर तुम लोगों को खुश जरूर कर गया। मैंने कहा, नहीं जनाब, हम भी कुछ कम नहीं थे। सोचा कि लिफ्ट में चला जाए और जब लिफ्टमैन अकेला मिले तब उससे पूछा जाए कि फला सेठ ने यहाँ फ्लैट में मिलने को कहा था, नंबर हम भूल गए हैं। किस तल्ले पर उसका फ्लैट है, क्योंकि जब ये निश्चित था कि माल इसी बिल्डिंग में आया है तो जाहिर है कि लिफ्ट से ही बक्से चढ़ाए गए होंगे। कोई सिर पर उठाकर तो नहीं ले गया होगा, इसलिए लिफ्टमैन की जानकारी में बक्सों की बात अवश्य होगी। लग जाए तो तीर, नहीं तो तुक्का। ऐसा ही किया और लिफ्टमैन बोल पड़ा, हाँ, बड़ा सेठ यहाँ 14वें माले पर आता है। फ्लैट का नंबर भी उसने बता दिया। चारों पांचों बक्से वहां रखे मिल गए। उन दिनों अखबार भरे होते थे ऐसी घटनाओं से कि अघोषित संपत्ति कहाँ कहाँ और कैसे छिपाई जाती है। हर व्यक्ति के अपने तरीके और अपने ढंग थे। कहीं तो अधिकारियों को साड़ियों के फोल्ड के बीच हजार हजार के नोट छिपे मिले, कहीं सोफे की लकड़ी के हत्थों के बीच खोखली जगहों में। अहमदाबाद के एक व्यापारी के रसोई घर की ऊपर वाली शेल्फों पर करीने से लगे चमचमाते डिब्बों को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनमें भी रुपए छिपे मिल सकते हैं। रजाई गद्दों, कपड़ों के बीच सिले नोट मिलना तो आम बात हो गई थी। कंस्ट्रक्शन कंपनी के अकाउंट, धोबी के धुले कपड़ों के बीच, कार की डिक्की में टायर हटाकर उसके नीचे, पेंटिंग के फ्रेम के बीच, टीवी और साड़ियों की कैबिनेट के अंदर खर-खर करते नोट चंचल लक्ष्मी को अधिकारियों तक पहुंचा देते। ऐसा नहीं था कि रात दिन छापे ही छापे पड़ते रहते हों। हम लोगों को बंबई के बाहर छुट्टियां मनाने का अवसर ना मिलता हो। अक्सर रविवार के दिन पिकनिक मनाने के लिए पवई लेक या आसपास की ऐसी जगहों पर जहां मनोरम दृश्य होते हम लोग निकल जाते। हमारे ग्रुप में विद्यार्थी जी, याग्निक जी और हम दोनों ही अक्सर रहते थे। पिकनिक पर जाने की तैयारी सुबह से ही शुरू हो जाती। कोई कुछ बना कर लाता, कोई कुछ, और हम प्रेम से बैठकर गपशप करते, खाते पीते। बच्चे भी खुश रहते। कभी जुहू चले जाते। सागर की उमड़ती लहरों के बीच नहाते बच्चे गेंद खेलते। अम्मा जी किनारे बैठी सबको हंसते खिलखिलाते देख प्रसन्न होती। समुद्र में नहाने का मजा निराला है तो नहाने की टेक्निक भी निराली है। जिसे यह ढंग नहीं आता वह नहा नहीं सकता। तरीका यह है कि लहर जब पास आए तब थोड़ा उछल जाओ, लहर नीचे से निकल जाएगी। अधिक ऊंची लहर हो तो सिर झुकाकर खड़े हो जाओ। दोनों प्रकार से सतर्कता जरूरी है, नहीं तो लहर अपने साथ ही बहाकर ले जाएगी। बंबई जैसी वैभवशाली नगरी में जहां एक ओर गगनचुंबी इमारतें देखी, वहीं दूसरी ओर झुग्गी झोपड़ियों की जमीन पर रेंगती हुई कतारें भी देखी। जहां एक ओर वैभव की इंतहा देखी, वहीं दूसरी ओर गरीबी की सीमा रेखा से भी नीचे के इंसान देखे। नंबर 2 की कमाई का तमाशा भी देखा और ईमानदारी की हद भी। उस दिन हम लोग चौपाटी घूमने निकले थे। भीड़ भाड़ के बीच एक बुढ़ा दिखाई दिया। वह इतना जर्जर था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। एक हाथ में टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी जिसे टिक टिकाकर वह भीड़ में किसी तरह रास्ता बना रहा था। राह चलते लोग उसे कतरा कर निकल रहे थे। कुछ ठिठकते भी थे, पर हाथों में चना जोर गरम की पुड़िया पकड़े देखकर तेजी से आगे बढ़ जाते थे। शायद उस दिन गणपति उत्सव था। उत्सव के दिन
कौन खरीदे चना जोर गरम। ये दिन तो गुब्बारे मिठाइयाँ खरीदने का था। समृद्धि के देवता गणेश या गणपति को प्रसन्न करने का था। गणेश के स्वागत की तैयारियों में सब लगे थे। उस बड़े जज्जर व्यक्ति के मन की छिपी भावनाओं के बारे में कौन सोचता। जैसे ही कोई गाड़ी आकर रुकती, बुढ़ा बड़ी आतुरता से उसकी ओर लपकता, मगर फिर सहम कर रुक जाता। तभी हमने बुढ़े की दशा पर तरस खाकर चना जोर गरम की 3 पुड़िया खरीद ली और उसे 5 रुपए का नोट थमा दिया। बुढ़े ने पुड़िया हमें पकड़ाई और बोला, बाबूजी, फुटकर पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। 3 रुपए की 3 पुड़िया हुई। हमने कहा, कोई बात नहीं बाबा, आज त्योहार का दिन है, घर आई लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए, बाकी पैसे तुम रख लो। बुढ़े ने जवाब दिया, बाबू, आज 2 रुपए के लिए ईमान बिगाड़ूंगा तो कल 200 के लिए भी बिगाड़ सकूंगा। मुझे ऐसी लक्ष्मी नहीं चाहिए। मुझे तो ईमानदारी से कमाई हुई मेहनत की लक्ष्मी ही चाहिए। कहकर वह फिर चना जोर गरम की आवाज लगाते हुए हमें 2 पुड़िया और पकड़ाकर आगे बढ़ गया। हम उसे जाते देखते रह गए। उसी दिन शाम को एक नज़ारा और देखा। मेरिन ड्राइव से आगे नरीमन पॉइंट पर पहले जैसी ही भीड़ भाड़ और वैसी ही गाड़ियों की आवाजाही। अंतर केवल यही था कि यहाँ चना जोर गरम की आवाजें लगाने वाले बुढ़े की जगह पैंट कमीज पहने एक हृष्ट पुष्ट नौजवान गाड़ियों की पार्किंग करवा रहा था। कोई भी गाड़ी आती वह उत्सुकता से उछलकर गाड़ी की ओर लपकता, एक लंबा सा फर्शी सलाम ठोकता और उसके बाद नदारद। गाड़ी की देखभाल तो बस बहाना था। दोस्तों के साथ बैठकर बातों के लटके छेड़ते रहना और गाड़ी स्टार्ट होने पर उछलकर बख्शीश लेने पहुंच जाना, यही उसका धंधा था। शाम को नरीमन पॉइंट पर बहुत लोग घूमने आते हैं। घूम फिरकर वहीं पड़ी बेंचों पर बैठ जाते हैं। समुद्र की लहरें और लोगों की भीड़ देखते रहते हैं। हम भी वहीं एक बेंच पर बैठ गए और तमाशा देखने लगे। कुछ देर बाद एक नव दंपति गाड़ी से उतरे और सामने पान की दुकान पर पान खाने चले गए। शायद पति अपनी नवविवाहिता पत्नी को बाजार घुमाने और गणपति बाबा की रौनक दिखाने लाया था। आधे 1 घंटे के बाद घूम फिरकर वे लौटे और गाड़ी का दरवाजा खोलने लगे। तभी बख्शीश वसूलने के लिए वह लड़का हाजिर हो गया। पति ने अपनी नई बीवी पर रौब गांठने के लिए उससे कहा, तुमने गाड़ी देखी थी? काहे के पैसे, काहे की बख्शीश? लड़के ने उदंडता से जवाब दिया, हम तो बस ऐसे ही देखते हैं, और ये कहकर झट से हथेली सामने कर दी। पति पत्नी उसके व्यवहार से चकित रह गए। फिर ये सोचकर कि कौन ऐसे आदमी के मुंह लगे, उन्होंने खन्न से चमकती अठन्नी उसकी फैली हथेली पर रख दी। सोचा होगा चलो छुट्टी हुई, पर उसने तो अठन्नी वापस लौटाते हुए तेजी और दर्प भरे स्वर में कहा, अठन्नी नहीं, गणपति के दिन अठन्नी नहीं जी, मैं तो आज रुपए से कम नहीं लूंगा। देना हो तो दो, नहीं तो। एक पल को नव दंपति रुके। पति कुछ बोलने को हुए कि पत्नी ने रोक दिया और धीरे से कुछ कहा। पति ने जेब से रुपया निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि लक्ष्मी का आदर था या अनादर। लक्ष्मी का असली हकदार कौन था? वह मेहनत करने वाला ईमानदार बुढ़ा या बिना कुछ किए धरे बख्शीश मांगने वाला वह हृष्ट पुष्ट नौजवान? बंबई में गणपति उत्सव कई दिन चलता है। अक्सर इन दिनों भीड़ के डर से हम शाम को घर में रहते, बच्चों के साथ समय गुजारते, पर उस दिन ठाकुर ने बाहर जाने का कार्यक्रम बना लिया। भीड़ भड़क्के से आक्रांत बंबई की सड़कों को हमारी कार इतनी सहजता से पार कर रही थी जैसे मक्खन के आर पार गर्म छुरी चल रही हो। बेस्ट की डबल डेकर लाल बसें डगमग डोल कर पीछे रह जाती। धड़ धड़ कर झपटती फास्ट लोकल ट्रेनें भी 5-7 मिनट की स्पर्धा में टिक पाती। प्राइवेट कारों और टैक्सियों आदि की तो जैसे कोई बिसात ही नहीं थी।
ठाकुर ने अपनी कार तीर की तरह छोड़ रखी थी। बंबई की सुप्रसिद्ध जहांगीर आर्ट गैलरी के सामने उन्होंने जैसे ही कार पार्क की, मैं सावधान हो गई। मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग्स खरीदने का अजब चस्का है ठाकुर को। इन्हें बुरा लगेगा सोचकर मैं कभी कुछ कहती तो नहीं थी, किंतु ये आधुनिक कलाकृतियां सिवाय रंगों की ऊल जलूल लीपा पोती के उन दिनों और कुछ मुझे नहीं लगती थी। कला और आधुनिकता के नाम पर ऐसी लीपा पोती के लिए मोटी रकमें अक्सर खर्च करना नहीं। हमारी आर्थिक स्थिति अभी इतनी सुदृढ़ नहीं थी। लॉक करने से पहले कार के शीशे चढ़ा ठाकुर से मैंने कहा, देखो मैं तुम्हारे साथ आर्ट गैलरी के अंदर चलूंगी जरूर, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? इन्होंने पूछा। हालांकि इन्हें पूर्वाभास था कि मैं क्या कहने जा रही हूँ। यही कि अब तुम कोई नई पेंटिंग नहीं खरीदोगे। बहुत पेंटिंगें हो गई हैं घर में, लेकिन ऑफिस के लिए भी तो कुछ हो। घर से कुछ ले जाओ, बहुत पड़ी हैं। नहीं, कहकर तेज कदमों से ठाकुर आगे बढ़ गए। बेमन से कला प्रेमी दर्शकों के बिखरे बिखरे गुच्छों के बीच से गुजरकर हमने गैलरी में प्रवेश किया। सभी दीवारों पर छोटी बड़ी कलाकृतियां सजी थीं। एक एक पेंटिंग के सामने ये रुक कर निहारते और निहारते ही रह जाते। जो मेरी नजरों में रंगों की लीपा पोती थी, वही इनकी नजरों में था रंगों का उन्मुक्त उत्सव। एक पेंटिंग के सामने ये ज्यादा ही रुक गए। मैं समझ गई अब आगे क्या होने वाला है। मैंने इनकी बुदबुदाहट सुन ली थी। कितनी अच्छी है, इसे खरीद लेते हैं। सिर्फ एक। सुशी प्लीज। एक खरीदो चाहे 10। ऑफिस के लिए खरीद रहे हो तो बिल का भुगतान भी ऑफिस से करवाओ, मैंने कहा। भुगतान ऑफिस से नहीं होगा, तुम अच्छी तरह जानती हो। यह मैं अपने शौक के लिए, अपने कमरे के लिए खरीद रहा हूँ। ओके देन, फटाफट देखो सारी पेंटिंग्स और चलो बाहर। बिना खरीदे? हाँ, क्यों? कब से फ्रिज खरीदने के लिए कह रही हूँ, वह तो तुमने आज तक नहीं लिया, मैंने शिकायत के अंदाज में कहा। भाई फ्रिज के लिए तो मैंने कोऑपरेटिव को लोन के लिए अप्लाई कर रखा है। फ्रिज तो 700 रुपए में नहीं आएगा। तो 700 रुपए हैं तुम्हारे पास? कहाँ से आए? तुमसे छिपाकर जोड़ रखे हैं। अच्छा, तो तुम भी काला धन रखने लगे, ब्लैक मनी? यस मैडम। अच्छे आयकर अधिकारी हो, खुद ब्लैक मनी लिए बैठे हो। कर दूं खर्च ब्लैक मनी? अभी पेंटिंग लेकर आता हूँ। रोकने वाली मैं कौन? हर इंसान अपनी ब्लैक मनी अपनी कमजोरियों पर ही तो खर्च करता है। तुम भी करो। ये तुमने खूब कही। कला, कलाकार और कलाकृतियां, यही तो है मेरी कमजोरियां। कहाँ से आ गए तुम आयकर विभाग में? जाने क्या दाम है इस पेंटिंग का? क्यों, मिल जाएगी 700 में। मुझसे क्या पूछते हो? पूछो कलाकार से। ओहो, इतनी नाराज क्यों हो रही हो? हम में ये नोकझोंक चल ही रही थी। ना तो मुझे आभास हो पाया और ना इन्हें कि हमारी बुदबुदाहटें सुनकर एक आदमी रुक गया है, और न केवल रुक गया है बल्कि कान लगाकर हमारी बातचीत सुने जा रहा है। हमने अचानक सिर घुमाया तो देखा पीछे खड़ा व्यक्ति गोपाल जी वर्मा है, खार वाला हमारा पड़ोसी। साथ में थी एक युवती, गोरा रंग, सुघड़ नासिका, बड़ी बड़ी आंखें। युवती निसंदेह उसकी पत्नी नहीं थी। दूसरे ही क्षण गोपाल जी ने परिचय कराया। ये है मेरी मित्र कुमारी रीता फारिया। हमने हाथ जोड़ दिए। हम आगे बढ़ते कि गोपाल जी ने रोक लिया। अच्छा, तो आपकी कमजोरियां हैं पेंटिंग्स, कलाकृतियां? नहीं, ऐसे ही देखने चले आए। गोपाल जी दार्शनिक अंदाज में बोले, होती है, हर इंसान में होती है कोई ना कोई कमजोरी। अब देखिए ना, मेरी कमजोरी है। ना, मैंने मजाक किया। भाई साहब, अपनी कमजोरियां छिपाकर ही रखिए। क्यों? कमजोरियों को छिपाकर ही रखना चाहिए। ये बात सही है भाभी जी, फिर भी इंसान में कमजोरियां ना हो तो जिए कैसे? कमजोरियां ही तो जिंदगी को जीने लायक बनाती है। कटाक्ष करते हुए ठाकुर भी मजाकिया मूड में आ गए। बोले,
हाँ, लेकिन कमजोरियों को छिपाकर रखने का भी अपना एक आनंद होता है। आप लेते हैं ये आनंद? गोपाल जी ने सीधा सवाल किया, और उस सीधे सवाल के तमाम टेढ़े अर्थ क्षणमात्र में हमारे मस्तिष्क में कौंध गए। उसका बात करने का ढंग और उस युवती का साथ ऐसा कुछ था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने इनसे कहा, मैं चलती हूँ, गाड़ी में बैठती हूँ, आप पेंटिंग लेकर आइए। मैंने मुड़कर देखा, गोपाल जी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। ठाकुर गाड़ी में लौटे तो बड़े आक्रोश में थे। धड़ से दरवाजा खोला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। क्रोध की चरम सीमा पर इनकी खामोश रह जाने की आदत थी और इस समय ये खामोश थी। संसार की सभी पत्नियां एक जन्मजात दायित्व निभाती हैं, पति के आक्रोश को शांत करने का दायित्व। पति कहीं से भी झगड़ कर आया हो, यदि वह आक्रोश में है तो उसे शांत पत्नी ही करेगी। कहीं पढ़ा था कि कुंवारे ज्यादा जिया नहीं करते हैं। कारण समझ में आता है। कुंवारों का आक्रोश कौन शांत करे? पत्नी तो होती नहीं बेचारों की। उस समय मैं अपने जन्मजात दायित्व को निभा रही थी। पति का आक्रोश उबला पड़ रहा था। अब मैं इस गोपाल जी के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। आखिर हुआ क्या? मैंने पूछा। अरे मैं तो उसे छेड़ रहा था। मैंने जब कहा कि कमजोरियों को छिपाए छिपाए फिरने का गूंगे के गुड़ जैसा आनंद होता है, वह अपनी किस्मत में कहाँ। हमसे तो अपनी एक कमजोरी भी नहीं छिपती, तो कहता है कि आप में कोई कमजोरी है ही नहीं, छिपाएंगे क्या? मैंने फिर कहा, दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसमें कमजोरी ना हो? कहने लगा, आप जो हैं मेरे सामने। कहाँ कहाँ नहीं पूछा, आपकी कमजोरियों के बारे में कोई कुछ बताता ही नहीं। साला मेरी कमजोरियां पकड़ने के लिए उसने बकायदा मेरे पीछे जासूसी की और कहता है, राम राम। मैं आपके पीछे जासूसी करूंगा, आप जैसे अधिकारी के पीछे? मेरी तो हार्दिक इच्छा है आपके नजदीक आने की, आपकी कुछ सेवा करने की। जानती हो उसने क्या क्या और कहा? कहता था, मुझे पता है आप सुंदरता के पुजारी हैं, कलाकृतियों के पारखी हैं। यह मेरी मित्र, साथ वाली लड़की से मतलब था उसका। आप चाहें तो आपकी भी मित्र हो सकती है। आपके हाँ कहने की देर है, किसी को कानों कान खबर ना होगी। रसाला। कहते कहते ठाकुर को फिर क्रोध आ गया। दांत पीसते हुए बोले, हिम्मत देखो कितनी सफाई से क्या चीज पेश की है। घर के बाहर ये जितने चुप रह जाते हैं, घर के अंदर उतने ही बिफरते हैं। घर से बाहर शांति से जबरदस्त फैसले करते हैं और एक्शन की बागडोर संभालते हैं। घर के अंदर केवल शाब्दिक स्तर पर बिफरते हैं। नाजुक से नाजुक स्थितियों में भी घर से बाहर वे जितना शांत रहते थे, उसे देखने के बाद घर के अंदर के नितांत भिन्न ठाकुर को क्या कोई पहचान भी पाएगा? वह रूप तो कभी कभी मुझे ही देखने को मिलता है, पर वे आज सचमुच ही बहुत क्रोधित थे। रिलैक्स रिलैक्स, मैंने कहा, किंतु वे बोले ही जा रहे थे। पहली बार तो यूं बच गया था वह कि मैंने सोचा बेचारा नया नया पड़ोस में रहने आया है, पहचानता नहीं है मुझे, भूल कर गया है, नादान को माफ कर दिया जाए। लेकिन वही भूल दोबारा, इस बार इतनी भयंकर भूल, ज्यादा ढिठाई, ज्यादा बेशर्मी के साथ। देखती जाओ तुम, अब मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा, अब शांत भी हो जाओ, तुमने उसका प्रस्ताव स्वीकार तो नहीं किया ना, फिर इतने उबल क्यों रहे हो? और फिर इनका धारा प्रवाह शुरू हो गया। उबल इसलिए रहा हूँ कि शर्मिंदा हूँ, और शर्मिंदा इसलिए हूँ कि उस मौके पर भी मैं अपनी सभ्यता और शालीनता की रक्षा कर रहा था। बढ़ते क्रोध के साथ मेरी खामोशी बढ़ती गई थी। बजाय इसके कि मैं उसे गालियां देता, कॉलर पकड़कर उसे झंझोरता, मैं तो मंद मंद मुस्कुराने लगा था। निहायत सभ्यता के साथ, पूरी शालीनता के साथ मैंने कहा था, नहीं गोपाल जी, ऐसी बातों में मेरी दिलचस्पी नहीं है, धन्यवाद। यानी ऊपर से धन्यवाद भी दिया। अरे मैं एकदम विकराल क्यों नहीं हो गया?
भयानक चित्कार करके मैं उस पर टूट क्यों नहीं पड़ा। उसके भद्दे भौंडे प्रस्ताव पर मेरा पहले तो चुप हो जाना और फिर मुस्कुराकर मना करना, क्या ये मेरी कायरता नहीं है? ठाकुर छोड़ो भी, तुम्हें तो कवि होना चाहिए था, बन गए तुम आयकर अधिकारी। कहकर मैंने जिस प्रेम भरी नजर से इन्हें देखा उससे ये एकदम धराशायी हो गए।